नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि आखिर हमारा कानून सोसाइटी में पीस और फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 141 से 145 के जरिए, जो इन्हीं दो बहुत जरूरी पहलुओं पर रोशनी डालती। यही सवाल आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। ये सेक्शंस हमें दिखाते हैं कि कानून कैसे एक तरफ पब्लिक ऑर्डर और दूसरी तरफ पर्सनल फैमिली ड्यूटीज के बीच एक फाइन बैलेंस बनाता है। तो देखिए, हम पहले बात करेंगे सिक्योरिटी बॉन्ड और उसे ना देने के नतीजों की। फिर देखेंगे कि बॉन्ड कैंसिल होने पर क्या होता है। इसके बाद हम फैमिली मेंटेनेंस के बेहद ज़रूरी टॉपिक पर आएंगे, उसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे और आखिर में सारे की पॉइंट्स को एक साथ समराइज कर लेंगे। तो सबसे पहले धारा 141। मान लीजिए कोर्ट किसी को शांति बनाए रखने के लिए, मतलब गुड बिहेवियर के लिए, एक सिक्योरिटी बॉन्ड भरने को कहती है, लेकिन वो व्यक्ति ये बॉन्ड नहीं भर पाता, तो फिर क्या होगा। देखिए, धारा 141 में ना प्रोसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कानून ये पक्का करना चाहता है कि कोर्ट के ऑर्डर्स को कोई हल्के में ना ले। मतलब अगर आपसे पीस बनाए रखने के लिए सिक्योरिटी मांगी गई और आपने वो शर्त पूरी नहीं की, तो सीधा नतीजा है जेल। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अगर सिक्योरिटी का पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, तो मामला थोड़ा और सीरियस हो जाता है। तब केस को सेशंस जज के पास भेजा जाता है ताकि एक सीनियर जज उसे रिव्यू कर सके। पर हां, कानून ये भी ध्यान रखता है कि सजा जरूरत से ज्यादा ना हो। इसीलिए मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट की लिमिट 3 साल रखी गई है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लीगल डिटेल है। जेल सिंपल होगी या रिगरस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि बॉन्ड मांगा क्यों गया था। शांति बनाए रखने के लिए सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, लेकिन अच्छे व्यवहार के बॉन्ड का उल्लंघन करने पर कठोर कारावास यानी हार्ड लेबर भी हो सकता है। यह दिखाता है कि कानून ऑफेंस की ग्रेविटी के हिसाब से सजा तय करता है। ठीक है, तो किसी को सिक्योरिटी ना दे पाने की वजह से जेल हो गई, तो क्या इसका मतलब है कि उसे पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी? नहीं, धारा 142 हमें बताती है कि जेल से बाहर आने के क्या रास्ते हैं। ये प्रोविजन जुडिशियल ओवरसाइट के प्रिंसिपल को दिखाता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट तक सीनियर कोर्ट्स ये चेक कर सकती हैं कि ओरिजिनल ऑर्डर सही था या नहीं। वो न सिर्फ उस व्यक्ति को रिहा कर सकते हैं, बल्कि सिक्योरिटी की कंडीशंस भी बदल सकते हैं, जैसे बॉन्ड का अमाउंट कम कर देना। अक्सर रिहाई शर्तों के साथ होती है, जिसे कंडीशनल रिलीज कहते हैं। ये एक तरह का ट्रस्ट है जो कानून उस इंसान पर दिखाता है। लेकिन अगर वो ट्रस्ट टूट गया और शर्तों को तोड़ा गया, तो कानून अपनी नरमी वापस ले लेता है। रिहाई का ऑर्डर कैंसिल हो सकता है और उस व्यक्ति को वापस जेल भेजा जा सकता है। और जल्दी से धारा 143 को भी समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी ने श्योरिटी दी है, मतलब जमानत दी है, लेकिन अब वो पीछे हटना चाहते हैं, तो ऐसे में पुराना बॉन्ड कैंसिल हो जाएगा और उस व्यक्ति को बचे हुए टाइम के लिए नया बॉन्ड देना पड़ेगा। तो ये था पब्लिक पीस का पहलू। चलिए अब कानून के एक बिल्कुल अलग पर उतने ही जरूरी पहलू पर चलते हैं। तो अब हम सोसाइटी की बड़ी पिक्चर से हटकर फैमिली की छोटी मगर बेहद अहम यूनिट पर फोकस करते हैं। धारा 144 उन लीगल ड्यूटीज से डील करती है जो एक इंसान की अपनी फैमिली के प्रति होती हैं, खासकर जब बात फाइनेंशियल सपोर्ट यानी भरण पोषण की हो। ये कानून एक तरह से सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि पत्नी, बच्चे या माता-पिता जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, उन्हें बेसहारा ना छोड़ा जाए, खासकर तब जब परिवार का कमाने वाला सदस्य अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हो। अच्छा, इस कानून की सबसे पावरफुल बात पता है क्या है? वो है इमीडिएट रिलीफ का प्रोविजन। जरा सोचकर देखिए, एक महिला है जिसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं और उसे अपने पति से अलग होना पड़ रहा है। उसे तो पैसों की तुरंत जरूरत पड़ेगी, है ना? तो कानून इस रियलिटी को समझता है। इसीलिए फाइनल जजमेंट का इंतजार किए बिना केस चलने के दौरान ही इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया जा सकता है। और कानून इस मामले में कितनी अर्जेंसी रखता है, ये इस 60 दिन की टाइमलाइन से साफ हो जाता है। कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो नोटिस सर्व होने के 60 दिनों के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पर फैसला दे दे, ताकि जरूरतमंद को जल्द से जल्द फाइनेंशियल हेल्प मिल सके। कानून यहाँ पत्नी को एक बहुत मजबूत प्रोटेक्शन देता है। अगर पति दूसरी शादी कर लेता है या किसी और के साथ रहता है, तो पत्नी को उसके साथ रहने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता।
इसे पत्नी के अलग रहने का एक जस्ट ग्राउंड या उचित आधार माना जाएगा और इस सिचुएशन में भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। मेंटेनेंस के ऑर्डर को मजाक में नहीं लिया जा सकता। अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो कोर्ट वारंट तक जारी कर सकती है, और ये बात ध्यान रखने वाली है कि हर महीने के डिफ़ॉल्ट के लिए 1 महीने तक की जेल हो सकती है। मतलब अगर 6 महीने का मेंटेनेंस बकाया है तो सज़ा भी उसी हिसाब से बढ़ सकती है। हालांकि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। कानून जिम्मेदारियों में एक बैलेंस भी देखता है। कुछ खास सिचुएशंस में पत्नी मेंटेनेंस का अधिकार खो सकती है, जैसे कि अगर वो बिना किसी ठोस वजह के अपनी मर्जी से अलग रह रही हो या अगर दोनों आपसी सहमति से अलग हुए हों। तो ये तो हुई मेंटेनेंस की बात, लेकिन सवाल ये है कि कोई इसके लिए केस फाइल कहाँ कर सकता है, कौन सी अदालत में? धारा 145 हमें बताती है कि इसका प्रोसीजर और जुरिस्डिक्शन क्या होगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोविजन है। कानून ने क्लेम करने वाले के लिए इसे काफ़ी आसान बनाया है। केस वहां भी फाइल हो सकता है जहां वो खुद रहता है, या जहां उसका पति रहता है, या फिर जहां वो लोग आखिरी बार साथ रहे थे। इससे पीड़ित को इंसाफ के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ता। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसके की टेक अवेज देख लेते हैं। ये पॉइंट्स ना सिर्फ इन सेक्शंस को समझने में हेल्प करेंगे, बल्कि उन लोगों के लिए भी बहुत यूजफुल हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ बताती है कि हमने 2 अलग अलग थीम्स पर बात की है। पहला, सिक्योरिटी बॉन्ड, जिसका मकसद है पब्लिक पीस बनाए रखना, और दूसरा, मेंटेनेंस, जिसका मकसद है फैमिली का वेलफेयर और प्रोटेक्शन। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर्स जरूर याद रखें। सिक्योरिटी बॉन्ड न देने पर मैक्सिमम सजा 3 साल, इंटरिम मेंटेनेंस पर फैसला 60 दिनों में, और मेंटेनेंस न देने पर हर महीने के लिए 1 महीने तक की जेल। ये फैक्ट्स अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं।